का अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं सुकन्या आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। ग्रीष्मकालीन तिल की उन्नतशील किस्में एवं वैज्ञानिक बुवाई तकनीक। आलू की फसल में अगेती एवं पछेती झुलसा रोग का समन्वित नियंत्रण। पेड़ी गन्ना की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। ग्रीष्म काल में जिन किसानों के पास सिंचाई जल की व्यवस्था रहती है, उनमें से बहुत से कृषक तिल की खेती करने की सोच रहे होंगे। लेकिन इससे अधिक उपज तभी प्राप्त हो सकती है जब इसकी खेती वैज्ञानिक संतुतियों को ध्यान में रखकर की जाए, जैसे उन्नत किस्म का चयन, बीज की उचित मात्रा एवं बीज का उपचार, वैज्ञानिक विधि से बुआई एवं खाद एवं उर्वरक प्रबंधन आदि। अतः किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन तिल की वैज्ञानिक बुआई तकनीक में कौन कौन से बिंदुओं को अमल में लाना, इस संबंध में विस्तार से जानकारी के लिए देखते हैं यह विशेष प्रस्तुति। आइए चर्चा करते हैं जायद तिल की खेती के बारे में, जिसके अंतर्गत भूमि का चुनाव एवं तैयारी। तो किसान भाइयों, इस फसल को प्रदेश की अधिकांश भूमि में उगाया जा सकता है। अच्छे जल निकास वाली हल्की मध्यम गठी हुई मिट्टी में फसल अच्छी होती है। बलुई दोमट मिट्टी में पर्याप्त नमी होने पर फसल बहुत अच्छी होती है। अम्लीय या क्षारीय भूमि तिल की काश्त हेतु अनुपयोगी होती है। काश्त करने हेतु भूमि का पीएच मान 5.5 से 8.0 है। भूमि की तैयारी हेतु कल्टीवेटर से खेत को बखर कर एक पाटा चलाकर समतल कर लें। जहां तक बात इसके उन्नत प्रभेदों की है, तो अपने प्रदेश में काश्त हेतु उन्नत किस्में इस प्रकार हैं: टीकेजी 21, टीकेजी 22, टीकेजी 55, जेटीएस 8, उमा N32, RT 46 इत्यादि हैं। किसान भाइयों, इन किस्मों में से किसी का भी चयन कर बुआई कर सकते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं बीजोपचार पर। मृदा जन्य एवं बीज जन्य रोगों से बचाव के लिए बोने पूर्व बीज को थायरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। जहां पर जीवाणु पत्ती धब्बा रोग की संभावना होती है, वहां बोने के पूर्व बीजों को एग्रीमाइसिन 100 से 0.025% के घोल में आधा घंटे तक भिगोएं। अब चर्चा करते हैं बोने की विधि पर। फसल को आमतौर पर छिटक कर बोया जाता है, जिसके फलस्वरूप निंदाई गुड़ाई करने एवं अंतः क्रियाएं करने में अत्यंत बाधा आती है। फसल से अधिक उपज पाने के लिए कतारों में बोनी करनी चाहिए। छिटकावा विधि से बोनी करने पर बोनी हेतु 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। कतारों में बोनी करने पर सीड्रिल का प्रयोग किया जाता है, तो बीज दर घटाकर 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखनी चाहिए। बोनी के समय बीजों का समान रूप से वितरण करने के लिए बीज को रेत, सूखी मिट्टी या अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 1:20 के अनुपात में मिलाकर बोना चाहिए।
कतार से कतार की दूरी 30 और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हुए लगभग 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। किसान भाइयों, आइए अब चर्चा करते हैं खाद एवं उर्वरक की मात्रा एवं देने की विधि पर। भूमि की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए तथा अच्छी उपज पाने के लिए भूमि की तैयारी करते समय अंतिम बखरने के पहले 10 टन प्रति हेक्टेयर के मान से अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद को मिला देना चाहिए। 40:30:20 नाइट्रोजन, स्फुर, पोटाश किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के मान से देने हेतु सिफारिश की गई है। फास्फोरस एवं पोटाश की संपूर्ण मात्रा आधार खाद के रूप में तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा के साथ मिलाकर बोनी के समय दी जानी चाहिए। नाइट्रोजन की शेष मात्रा पौधों में फूल निकलने के समय यानी कि बोनी के 30 दिन बाद दी जा सकती है। यदि गंधक तत्व की कमी पाई जाती है तो वहां पर जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से भूमि में 3 साल में एक बार अवश्य प्रयोग करें। जहां तक बात सिंचाई की है तो फसल की मांग अनुरूप सिंचाई की आवश्यकता भूमि में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए होती है। खेतों में एकदम प्रातःकाल के समय पत्तियों का मुरझाना, सूखना एवं फूलों का न फूलना लक्षण दिखाई देने पर फसल में सिंचाई की आवश्यकता को दर्शाते हैं। अच्छी उपज के लिए सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं बोनी से पूर्व या बोनी के बाद फूल आने की अवस्था और फली आने की अवस्था है। अतः इन तीनों ही अवस्थाओं पर सिंचाई अवश्य करें। आइए बात करते हैं निंदाई गुड़ाई की। बोनी के 15 से 20 दिन बाद निंदाई में विरलीकरण की प्रक्रिया को पूरा कर ले। फसल में निंदा की तीव्रता को देखते हुए यदि आवश्यकता होने पर 15 से 20 दिन बाद पुनः निंदाई करें। कतारों में कोल्पा अथवा हैंड ओह चलाकर नींदा नियंत्रित किया जा सकता है। रासायनिक विधि से नींदा नियंत्रण हेतु एलाक्लोर 600 मिलीलीटर सक्रिय तत्व का छिड़काव पानी में घोलकर बोनी के तुरंत बाद, किंतु अंकुरण के पूर्व करने से खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। किसान भाइयों, यदि आप इन प्रबंधनों को अमल में लाकर तिल की खेती करते हैं तो आपको 200 से 250 किलोग्राम प्रति एकड़ उपज प्राप्त हो सकती है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियाँ। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियाँ। बने रहिए हमारे साथ। थोड़ा एक्शन, थोड़ा डांस और थोड़ा रोमांस। रियल लाइफ से रियल लाइफ तक। नौकर हैं आप जनता के और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। अब सिर्फ एक ही एक्शन होगा, पब्लिक का डायरेक्ट एक्शन। सेट से प्रीमियर, लेटेस्ट न्यूज हो या हॉटेस्ट गॉसिप, कौन सी फिल्म हिट और कौन सी फिल्मी दुनिया का पंचनामा, फिल्मी नामा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में जिन किसानों ने आलू की फसल लगाई है उसमें अभी कंद विकसित हो रहे होंगे और अभी मौसम में हो रहे बदलाव के चलते फसल में सिंचाई प्रबंधन तो करना ही है। इसके लिए फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट रोगों से भी मुक्त रखना है। इसलिए समस्त आलू उत्पादकों को अब सचेत हो जाना चाहिए और इस समय किए जाने वाले फसल में समसामयिक कार्यों को अमल में लाना चाहिए। हमारे कृषक ने भी आलू की फसल लगाई है, आइए जानते हैं उन्हीं से। और मैंने चिप्स सोना आलू की वैरायटी लगा रखी है जो 70 दिन के होने को आई है और निंदाई खुदाई का कार्य पूर्ण हो चुका है। मैंने 5 पानी दे चुका हूँ इसमें। आलू की फसल में इस बार तो ये तम्बाकू बीमारी करके आई है, जो पत्ते सूखा रहे हैं आधे और डंठल भी सूखा रहे साथ में, और इसका कोई अभी तक सजेशन मिला नहीं है और जो भी कोई मिले उसके लिए मेरे को उचित समाधान देवे।
आलू की फसल में कौन कौन से समसामयिक कार्यों को करना है, आइए जानते हैं एक विशेषज्ञ से। आलू की खेती को अच्छे तरीके से करने के लिए कुछ चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी होता है। 40 से 45 दिन की जब आलू की फसल हो जाती है तो उसमें अगेती झुलसा, पचेती झुलसा या तम्बाकू रोग, इस टाइप के कई प्रकार के रोग आने लगते हैं। इसमें जो आप तम्बाकू रोग बोल रहे हैं, वैसे इसको अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट बोला जाता है। ये अक्सर आती नहीं है, लेकिन इस बार जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट सूटेबल नहीं होने के कारण ये समस्या अधिकतर फसलों में देखने में आती है। क्योंकि क्लाइमेट में जब मॉइस्चर होता है या बदल वगैरह होते हैं तो इस बीमारी का प्रकोप अचानक से बढ़ता है। अगेती झुलसा यह एक फफूंद जनित रोग है। इस रोग के लक्षण सूखे मौसम में दिखाई पड़ते हैं। इस रोग के लक्षण निचली पत्तियों पर छोटे छोटे हल्के भूरे रंग के धब्बों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। बाद में धब्बे ऊपर की पत्तियों पर भी फैलने लगते हैं। इन धब्बों में वलयाकार संरचना बन जाती है। अत्यधिक प्रकोप होने पर पत्तियां सूख जाती हैं तथा कंद छोटे व कम संख्या में बनते हैं। प्रबंधन, यह रोग भूमि जनित होता है, अतः 2 से 3 वर्ष का फसल चक्र अपनाना चाहिए। खुदाई के बाद फसल अवशेष को नष्ट कर दें। रोग के लक्षण दिखाई पड़ने पर मैंकोजेब नामक रसायन की 2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। पिछेता झुलसा रोग, ये भी एक फफूंद जनित रोग है। यह बीमारी आलू में लगने वाली बीमारियों में सबसे ज्यादा घातक होती है। इस रोग से पौधे की पत्तियां, डंठल एवं कंद प्रभावित होते हैं। इस रोग के लक्षण सर्वप्रथम पत्तियों पर छोटे हल्के पीले रंग के अनियमित आकार के धब्बों के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जो बाद में बहुत तेजी से पूरे पौधों पर फैल जाते हैं और आपस में मिल जाते हैं, जिससे पूरा पौधा कुछ ही दिन में समाप्त हो जाता है। यह बीमारी आर्द्रता अधिक होने पर ज्यादा लगती है तथा प्रभावित पौधों से तीक्ष्ण गंध भी आती है। यदि तापमान 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा आर्द्रता 80% से अधिक है तो यह बीमारी तेजी से फैलती है तथा पूरी फसल 1 सप्ताह में समाप्त हो जाती है। प्रबंधन, स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज का प्रयोग करना चाहिए। रोग-रोधी प्रजातियां कुफरी सतलुज, कुफरी आनंद, कुफरी बादशाह, कुफरी चिप्सोना 1, चिप्सोना 2 तथा कुफरी सिंदूरी प्रजातियां उगानी चाहिए। बीमारी के अनुकूल मौसम होने पर सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। रोग ग्रसित कंदों को भंडारण एवं फसल की बुवाई से पूर्व छांटकर अलग कर दें। बीमारी के लक्षण दिखाई देने से पूर्व मैंकोजेब रसायन की 2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। झुलसा का प्रकोप होने पर मेटालेक्सिल तथा मैंकोजेब के संयुक्त घोल का छिड़काव करना चाहिए। स्प्रे करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि दवाई का स्प्रे थोड़े अच्छी तरीके से हो और इसके लिए दवाई अच्छे से फैले। इसके लिए अपने को पत्तों पे चिपको करके पदार्थ आता है, जिस कई कंपनियों में उपलब्ध है। ये हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो अपनी दवाई है वो अच्छे तरीके से पत्ते पे फैल जाए और लंबे समय तक उसका हमको रिजल्ट मिल पाए। बेर की बागवानी प्रदेश के सभी क्षेत्रों में की जाती है और इस समय पौधों पर फल लगे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में बेर फल उद्यान में कुछ समसामयिक कार्यों को करना जरूरी होता है, तभी आपको इससे अधिक उपज मिलने के साथ साथ फलों की गुणवत्ता भी बरकरार रख पाएंगे। अतः बेर की गुणवत्ता युक्त उत्पादन के लिए इस समय बाग में क्या क्या प्रबंधन उपाय अपनाएंगे, इसी विषय पर विस्तृत रूप से जानकारी दे रहे हैं उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर PN कटियार। किसान भाइयों, आज हम आपको विशेष जानकारी बेर की बागवानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, इस समय 2-3 चीज़ों का आप अनुभव कर रहे होंगे। पहला कि हमारा बगीचा हमेशा साफ़ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि बेर में बहुत प्रमुख रूप से एक फल वेदक कीड़ा लगता है। जब फल नीचे ज़मीन में पड़े रहते हैं तो इन कीड़ों की संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ती है और जब ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है तो ये फलों को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमेशा बाग को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जो भी फल नीचे ड्रॉप किए हुए हों उनको बीन करके उनको बाग से बाहर कर देना चाहिए। किसान भाइयों, दूसरी जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है सिंचाई। आप जानते हैं कि पानी के अभाव में फल गिरते हैं, फ्रूट ड्रॉपिंग होती है। पानी के अभाव में फल का आकार छोटा रह जाता है
पानी के अभाव में पाले का प्रभाव हो जाता है। हर तरह से पानी की एक निश्चित मात्रा बगीचे में बनाए रखना बहुत आवश्यक है। खरपतवार न हो, सिंचाई नियमित हो, बहुत गहरी सिंचाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हल्की सिंचाई आप समय समय पे करते रहें। तीसरा किसान भाइयों, फल बेधक कीड़ा जो इस स्थिति में जब फल पकने को होता है इसका अटैक शुरू हो जाता है और ये इसकी गुणवत्ता को ख़राब कर देता है। इसके बचाव के लिए ज़रूरी है कि अब चूँकि फल परिपक्वता की स्थिति में है, हम किसी रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि जो हमारी बायोपेस्टिसाइड हैं, जो हमारे जैविक कीटनाशक हैं, जैसे निम्बसडीन, नीमाजोल, नीम आयल 0.4% 4 मिलीलीटर दवा की दर से कम एक सप्ताह पे 2-3 छिड़काव कर दें। पूरे पेड़ को अच्छी तरीके से भिगो दें। फली बेधक कीड़े की संख्या न बढ़ने पाए, हम बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि भारी संख्या में ये फल बेधक कीड़े इस फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, एक और समस्या है। कभी कभी जिस तरह का मौसम इस समय चल रहा है, बदली रहती है, धूप नहीं निकलती है, एक बड़ा प्रमुख रोग है जिसको हम कहते हैं खर्रा रोग। बेर की फसल में जब खर्रा रोग आ जाता है तो ये पाउडर जैसा पत्तियों पे दिखाई देता है, फलों के ऊपर दिखाई देता है। इसके कारण फल नीचे गिरने लगते हैं। इसके बचाव के लिए भी ज़रूरी है कि डाइथेनम 45 2 से 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से कम एक सप्ताह पे 2 छिड़काव कर दें, ताकि ये खर्रा रोग से फसल या पौधा या बगीचा प्रभावित ना होने पाए। और यदि आपने इसका डाइथेनम 45 का छिड़काव कर दिया समय से, तो खर्रा रोग नहीं आएगा और फल झड़ने की समस्या कम रहेगी। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कॉमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। BBC ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। गन्ना एक प्रमुख व्यावसायिक फसल है। यदि किसान पीढ़ी गन्ना फसल में मुख्य फसल की तरह प्रबंधन करे तो पीढ़ी गन्ने से अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। लेकिन अधिकतर देखा गया है कि किसान भाई गन्ने की मुख्य फसल में तो ध्यान देते हैं, लेकिन पीढ़ी की फसल को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही उत्पादन मिल जाएगा ये सोचते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। पीढ़ी गन्ना से अधिक उपज लेने के लिए मुख्य गन्ने की कटाई से लेकर पोषक तत्व एवं सिंचाई प्रबंधन के साथ साथ कुछ तकनीकी प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जिस पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर धीर सिंह। गन्ना काटने के बाद में गन्ने की जो नीचे जड़ होती हैं उससे कुछ पौधे निकलते हैं, जिसको हम गन्ने की रैटून या उसको गन्ने की पेड़ी कहते हैं। अच्छी पेड़ी हो उसके लिए कुछ बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जिसकी रैटून भी अच्छी होती हो, जैसे 97-222 है और 32-20 है, 767 है, 84-36 है। तो इस प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनकी रैटून भी अच्छी होती है। इसके साथ साथ एक बात और रखने की ज़रूरत है, और अमूमन तौर पर मोटे तौर पर हम आपको बताएं कि 15 फरवरी के आसपास या फरवरी के प्रथम सप्ताह से लेकर के मार्च के मध्य तक
यदि जिस खेत में हमें रैटून रखनी है उस खेत से बाबा गन्ने की कटाई की जाती है तो उसमें रैटून अच्छी होती है। एक और बात है जिसमें पैसा नहीं लगता है, काटने की विधि। तो इसके लिए आवश्यक है कि गन्ने की कटाई हम ज़मीन से मिला करके करें। लेकिन आप जानते हैं कि आजकल श्रमिकों की कमी है कि इन दशाओं में ऐसा कर सकते हैं कि जब खेत से पूरा गन्ना काट लिया जाए तो उस खेत में एक यंत्र आता है रैटून सेवर आता है। रैटून सेवर में क्या होता है कि वो ट्रैक्टर चालित होता है। उस ट्रैक्टर चलने वाले में क्या होता है कि उसके नीचे पंखे लगे रहते हैं और वो जब खेत में चलते हैं तो जो आपकी मेड़ हैं उन मेड़ों को के ऊपर जो भी गन्ने खड़े रहते हैं वो उनको काटते हुए चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो मेड़ के बिल्कुल समतल होती चली जाती हैं और उसके द्वारा बाद में जब गन्ना निकलता है तो यूनिफॉर्मली निकलता है। अगर हमारे पास रैटून सेवर यंत्र नहीं है या व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए हम ये भी ध्यान कर सकते हैं कि जो फावड़ा है उस फावड़े से जो फालतू के गन्ने ऊपर खड़े हुए हैं उनको हम काट करके अलग कर दें और उसको करने के बाद में फिर उसमें हल्का पानी लगा दें। हल्का पानी लगाने के बाद में फिर उसकी निराई गुड़ाई करके और उसमें जो पोषक तत्व है उसको हम लगा दें कि जो रैटून है गन्ने की उसमें लगभग 25% ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। इसलिए कम से कम 150 से लेकर के 180 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटास देने की आवश्यकता पड़ती है। ये आधी मात्रा नाइट्रोजन की और पूरी मात्रा फास्फोरस पोटास की जो गन्ने में हम पानी लगाते हैं और पहली गुड़ाई करते हैं। गुड़ाई करने के बाद में जो कूड़ है उस कूड़ के दोनों तरफ हम हल से लाइन खोल करके उसमें आधी मात्रा नाइट्रोजन की पूरी मात्रा फास्फोरस और पोटास की दोनों दशा में लगाते चले जाते हैं। उसके बाद उसको जो कूड़ है उसको बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से उसका अंकुरण होना शुरू हो जाता है। इससे एक फ़ायदा और होता है कि जो पुरानी जो जड़ें होती हैं वो कट जाती हैं और नई जड़ें आ जाती हैं तो उससे वो पोषक तत्वों को अच्छी तरह से ग्रहण करती हैं। एक अहम सवाल और पूछा जाता है कि एक तरफ तो जो गन्ने की पत्तियां सूखी होती हैं उनको हम बिछाएं खेत में तो उससे क्या होता है कि जो आपकी नमी है वो संरक्षित रहती है। दूसरा जो खरपतवार है वो नहीं उग पाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यदि हमने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो उसमें क्या अक्सर देखा गया है कि उसमें नीचे जो कीड़े होते हैं वो कीड़े की संख्या बढ़ती चली जाती है और जो भी गन्ना उसमें निकलता है रैटून के द्वारा उसको वो खाने लगते हैं। तो उसके लिए आवश्यक है जब हम इसमें ट्रेस मैनेजमेंट करें, गन्ने की सूखी पत्तियों को उसमें बिछाएं, उससे पहले हम किसी सिस्टमिक जो आपका इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशी दवाई है, उसको प्रॉपर रूप में उस खेत में पहले छिड़क दें और उसके बाद समान रूप से कम 2-3 सेंटीमीटर मोटी तह है और सूखी पत्तियों की हम समान रूप से इसमें बखेर दें। एक बात यहाँ पर और बताना चाहते हैं कि खरपतवार नियंत्रण का जहाँ तक सवाल है उसके लिए हम या तो कल्टीवेटर चला दें, हल चला दें, फावड़े से उसकी निराई गुड़ाई कर दें, हो से निराई गुड़ाई कर सकते हैं। तो इसके लिए इसमें जल प्रबंधन की बहुत आवश्यकता होती है और शुरू से ही इसमें 20-20 दिन के अंतराल पर हमको पानी लगाने की आवश्यकता होती है। जब ये इसकी कनोपी बढ़ जाती है उसके बाद हम उसको 15 दिन या 20 दिन के इंटरवल पर पानी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जब आप इसमें खरपतवार नियंत्रण करेंगे, ठीक से पानी दे करके और खाद डालेंगे और समय पर इसकी हम कटाई करते हैं तो हमारी जो रैटून है वो अच्छी प्रकार से ग्रो। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम केमारा, जिला श्योपुर के कृषक संदीप रावत ने। यह केंचुआ खाद बनाने की विधि पर संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो संदीप रावत जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मैं आज आप लोगों को केंचुआ खाद उत्पादन तकनीक पे चर्चा करूंगा। ये केंचुआ खाद बनाने के लिए कौन कौन सी किस्म है जिसको हम केंचुआ खाद बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो केंचुआ की किस्म है जैसे आपका जो भारत में अपने यहाँ यूज करते हैं इसके लिए है ईसनिया फोर्टिडा। ये सबसे अच्छी किस्म है केंचुआ की। ये जो है विदेशी केंचुआ है, इसका यदि हम यूज करें तो इससे बहुत अच्छा खाद हम बना सकते हैं। दूसरा है पिरोनिक्स एक्सग्रेट्स और तीसरा है
यूडलस यूजनी, ये 3 प्रजातियां हैं जिससे हम केंचुआ खाद बहुत अच्छा बना सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। किसान भाइयों, केंचुआ उत्पादन के कुछ मुख्य चरण हैं जिनके बारे में लेकर चर्चा करूंगा। सबसे पहले करते हैं स्थान का चुनाव कि कहाँ पे हम केंचुआ का खाद बना सकते हैं। तो किसान भाइयों, गड्ढा या ढेर जो भी मतलब कि जिस विधि से आप खाद बनावें, इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि वह स्थान हो जहाँ पर पेड़ों की छाया हो, जानवरों के रहने के समीप हो, जहाँ जानवर मतलब कि आपके बनते उसके समीप हो। सामान्यतः वहाँ अनुकूल तापमान बना रहे। कहने का मतलब कि छायादार स्थान होना चाहिए जहाँ केंचुआ खाद बनाते हैं। इसके बाद दूसरा चरण आता है कि इसमें आवश्यक सामग्री कौन कौन सी हो सकती है। तो इसमें किसान भाइयों, आप लोगों की जो आवश्यक सामग्री है उसमें कृषि या फसल अवशेष पहला होता है, जिसमें पुआल, भूसा, गन्ने की खोई, पत्तियाँ, खरपतवार, फूस है, फूलों के डंठल हैं, फूल है, बायोगैस का अवशेष है, गोबर गैस स्लरी है, इन सब का हम यूज कर सकते हैं। जो बचे हुए अवशेष होते हैं उनका हम इसमें यूज कर सकते हैं। और इसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए या कहें कि इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राक फास्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये हुआ आपके सामग्री। अब बात आती है केंचुआ खाद बनाने की विधियाँ। इसके लिए किसान भाइयों, जैसे पहले तो 1 गड्ढा विधि करते थे, लेकिन अब किसानों की आवश्यकता देखते हुए इसमें वैज्ञानिकों ने कई तरह से शोध करके 3-4 विधियाँ निकालें, जिसमें 1 गड्ढा विधि है, दूसरा 2 गड्ढा विधि है, तीसरा 4 गड्ढा विधि है, और ज़्यादा मात्रा बनाना हो तो सतह विधि भी है। तो किसान भाइयों, हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि ये जो है ये जो है पूरा आपका 4 गड्ढा विधि है। ये कृषक बंधुओं के लिए सबसे अच्छा है। ये जो बीच में दिखाया जा रहा है कृषक बंधुओं, ये जो है 2 गड्ढा विधि है, और जो इधर लास्ट में दिख रहा है ये 4 गड्ढा विधि है। इसमें 1 गड्ढा विधि, इसमें कोई छिद्र नहीं है। ये जो 2 गड्ढा विधि है इसमें बीच बीच में छिद्र बना हुआ है। एक गड्ढे को भरते हैं, दूसरे खाली रखते हैं। जब पहला पक जाता है फिर दूसरे गड्ढे को भरते हैं, तो फिर केंचुआ से इसमें आते हैं। इस 4 गड्ढे विधि में भी यही बात है कि इसमें भी चारों दीवारों में छेद बनी रहती है अंदर के दीवारों में, और केंचुआ एक से दूसरे गड्ढे में आते जाते रहते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 12 से 1 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।